Guys, in the last 1 year, the gold and silver prices have risen quite a lot. अगर हम gold की बात करते हैं तो gold has risen by 60 to 70% annual. And if I talk about silver, silver has actually gone ballistic from $29 to $84 at a high of $84. मतलब 175% increase रहा silver के prices के अंदर, right? But what if I tell you that United States actually has gotten quite uncomfortable with the sudden rise of gold and silver and other commodities as well. And US is actually trying desperately to get the gold and silver prices to crash badly so that the world stops looking at them as a safe haven. And for that, what has really happened is on 27th of December, they came up with a certain strategy. They have targeted the silver prices. इन्होंने क्या किया 27 दिसंबर को दे केम अप विद अ सर्टेन स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से $84 से सिल्वर का प्राइस इन अ सिंगल डे it has reduced to $73. So what is really happening? What is the global geopolitics about this and how it can impact us? That is exactly what we'll be answering in this particular session. Guys, अब एक बात समझो. Basically, US has been a financially dominant country of the world, right? लेकिन उसके सबसे बड़े जो pillars है ना, that there are 3 pillars. First, US की जो capital markets है ना, that is quite deep and liquid. That is one. Along with अनलिमिटेड वॉल्यूम्स इन द ट्रेजरी मार्केट्स. ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉन्ड मार्केट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स. ये इनका सबसे पहला पॉइंट है. सेकंड चीज जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डॉलर जो है ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एज अ ग्लोबल ट्रेड करेंसी. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? द वर्ल्ड ट्रेड हैपेंस इन डॉलर्स. एंड द थर्ड थिंग, जब भी वर्ल्ड ओवर में कोई भी क्राइसिस आता है तो सबसे पहले एवरीवन फ्लॉक्स टुवर्ड्स यूएस डॉलर्स, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है ना ये बनी रहती है वर्ल्ड ओवर के अंदर. एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग डॉलर. एंड इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये डॉलर्स को स्ट्रॉन्ग रखें. क्यों रखें स्ट्रॉन्ग? क्योंकि यार एक बात समझो, बिकॉज डॉलर इज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी. बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर दैट दे हैव, व्हाट हैज हैपेंड इज इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है ना वो अराउंड 60 to 70 बेसिस पॉइंट्स वर्ल्ड ओवर के कंपैरिजन में कम रहती है. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यूएसए जो है वो AAA रेटेड है, राइट? मतलब सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हम मानते हैं. तो उनको यूएस को जो है ना 80 बेसिस पॉइंट्स तक का ज़्यादा उनको डिफरेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ द यील्ड दैट दे आर पेइंग ऑन द डेट दैट दे गेट फ्रॉम द मार्केट. तो उनको सस्ता पड़ता है और इट कैन एक्चुअली गो अप टू अ पीक ऑफ 180 बेसिस पॉइंट्स. मतलब लास्ट अगर 1 डेकेड की बात करें तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस कि ये 180 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1.8% सस्ता आपको बोरोइंग कॉस्ट पड़ जाती है. अगर ये डॉलर रिजर्व, अगर ये स्टेटस इनके पास ना हो तो आप ये समझ लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकी $80 बिलियन इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ जाएगी अगर ये डॉलर रिजर्व एज अ रिजर्व करेंसी नहीं रहती. तो दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन कीपिंग द डॉलर एज द रिजर्व करेंसी. और कोई भी चीज अगर इस चीज को थ्रेटन करेगी ना तो दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट बिकॉज द फाइनेंशियल कॉस्ट इज इनॉर्मस. और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कॉस्ट तो अभी स्टार्टिंग है. अभी जो आज की डेट में चीज़ें हो रही है ना, अगर वो होने लग गया तो इसकी वजह से इनके ऊपर एक ऐसा ड्रामेटिक इंपैक्ट आएगा दैट दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू. अब आप देख रहे हो ना आज की डेट में ट्रम्प कर क्या रहा है. वो ट्रम्प इज गोइंग बिलिस्टिक. कभी किसी पे अटैक कर दे, कभी किसी पे टैरिफ लगा दे, कभी कुछ भी कर दे. बेसिकली ही इज ट्राइंग टू थे नेल जस्ट सो एंड ही इज ट्राइंग टू इंटिमिडेट द अदर कंट्रीज कि वो किसी भी तरीके से ना डॉलर की सुप्रीमेसी को मेंटेन कर पाए. लेकिन इसके ऊपर ना चैलेंज आया कैसे, थोड़ा सा सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं. देखो यूएसए जो है ना वो 2008 तक मतलब एक ऐसा लेवल था कि इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बिफोर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड. देखो आज तो क्या है ना, फिर भी क्या हम बोल सकते हैं कि चाइना जो है वो फिर भी इट इज हेड टू हेड विद यूएस एंड नाउ दे हैव व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली चैलेंज द ग्लोबल सुपर पावर. बट बैक इन 2008 देयर वाज नो कंपटीशन. ठीक है, तो यूएसए सबसे स्ट्रॉन्ग था. लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद व्हाट हैपेंड वाज यूएसए ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. दैट वाज क्वांटिटेटिव ईजिंग. ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ ना, इट वाज नथिंग बट प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड पुटिंग इट इनटू द इकोनॉमी. मतलब ये समझो उस टाइम पर यूएसए का जो डेट था वो अराउंड $18 ट्रिलियन का था. जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ जस्ट फोकस ऑन दोज नंबर्स. ओके, $18 ट्रिलियन का डेट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएस के ऊपर बैक इन 2008. राइट, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी और प्रिंट कर करके उन्होंने क्या किया, मतलब फेडरल रिजर्व से लोन लेते गए. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, $2 ट्रिलियन उन्होंने मार्केट में प्रिंट किए. ठीक है, एंड दे गॉट इट इनटू द इकोनॉमी. $2 ट्रिलियन भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था बैक देन. क्योंकि आप ये समझो यूएसए जब से
लास्ट 200 ईयर्स के अंदर जब यूएसए आज तक इन्होंने कितनी करेंसी प्रिंट करी थी ना, दैट वाज जस्ट $800 बिलियन। मतलब 200 साल के अंदर मैंने जितनी करेंसी प्रिंट करी थी वो $800 बिलियन थी। उसके बाद 2008 हैपेंड एंड इन 1.5 ईयर्स 2 ट्रिलियन प्रिंट करके मार्केट में उतार दिया मैंने, 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ इट। इतना मार्केट के अंदर इतना उन्होंने पैसा निकाल दिया। जैसे इतना मार्केट में पैसा आया तो वर्ल्ड ओवर के अंदर व्हाट द अदर कंट्रीज वुड वर थिंकिंग, यार ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आर दे ट्राइंग टू लूज द वैल्यू ऑफ डॉलर्स, क्या आगे जाके डॉलर की वैल्यू सस्टेन नहीं हो पाएगी? दैट इज व्हाट दे वर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो ये बातें चल रही थी, लेकिन बात पता है क्या है, अब ये इन्होंने अगले 10 साल तक ये चीजें करते रहे, कंसिस्टेंटली दे वर प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी। Obviously there is a huge story to it, but अभी के लिए इतना समझेंगे, they kept on printing a lot of money at that point in time. Let's suppose you are all other countries, आप बाकी कंट्रीज हो। अब आप सोच रहे हो यार, और मैं यूएस हूँ, मैं इस टाइम पे जो मन में आ रहा है वो कर रहा हूँ, जितना मनी प्रिंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। देखो ये और कोई भी कंट्री नहीं कर सकती थी अदर देन द यूएस, ठीक है, क्योंकि यूएस के अलावा जापान ने ये करने की कोशिश करी थी 2013 के अंदर, ठीक है, जिसको एबिनॉमिक्स भी बोलते हैं। एबिनॉमिक्स एक पॉलिसी थी उनकी। यूएसए ने बोला हम $85 बिलियन पर मंथ प्रिंट करेंगे, और एबिनॉमिक्स के अंदर जो शिंजो एबी उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला हम तो काउंट भी नहीं करेंगे, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी विल बी प्रिंटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसकी वजह से विद दैट पर्टिकुलर पॉलिसी उनकी करेंसी की वैल्यू जो थी ना वो 27% तक डाउन चली गई थी जापान की, ठीक है। क्योंकि बात पता है क्या है, अगर यूएसए प्रिंट करे तो बाकी कंट्रीज को डॉलर्स होल्ड करने पड़ते हैं, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, क्योंकि सारा ट्रेड होगा डॉलर्स के अंदर, तो वो उसको होल्ड करते हैं। वर्ल्ड ओवर के अंदर हर जगह डॉलर का यूजेज है। सोचो ना, अगर यही जापान कर रहा है तो जापान भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितनी यूनाइटेड स्टेट्स है। तो बाकी कंट्रीज को उतना ज्यादा येन की जरूरत नहीं है। चलो आप इंडिया का एग्जांपल लेके समझो, इंडिया अगर इस लेवल पे करेंसी प्रिंट कर दे तो नो अदर कंट्री वुड बी लाइक भाई मैं क्यों होल्ड करूं आपकी करेंसी एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अगर मैं आज होल्ड करूंगा, आप इतनी करेंसी प्रिंट कर रहे हो, धीरे धीरे योर करेंसी विल लूज वैल्यू। इफ योर करेंसी इज गोइंग टू लूज वैल्यू, व्हाई शुड आई होल्ड योर करेंसी राइट नाउ? अगर मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी, आई विल बाय इट इन द मार्केट एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन द करेंसी इज ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड। दैट मींस नो सेंट्रल बैंक, नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लुकिंग टू होल्ड रुपी एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो कहेगा सेल कर दो, अब सारे ही सेल कर देंगे तो रुपी क्रैश हो जाएगा। इसलिए इंडिया ये चीज नहीं कर सकता, वर्ल्ड में और कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकती, बट यूएसए कुड डू इट। ना एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार अगर डॉलर्स नहीं तो क्या युआन, बट चाइना एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज नॉट रेडी। चाइना रेडी नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार युआन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना खुद ही ऐसी पॉलिसीज, ओपेक पॉलिसीज हैं चाइना की, कि पूरा वर्ल्ड उनके साथ ट्रेड उस लेवल पर युआन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। ट्रस्ट सिस्टम भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, वो था नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो दैट इज वाई इट केप्ट ऑन गोइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर 2020 आ गया। 2020 के अंदर क्या हुआ, व्हेन कोविड हैपेंड एट दैट पॉइंट इन टाइम, देखो 2008 के अंदर 2 ट्रिलियन प्रिंट किया था, इन 1.5 ईयर्स के अंदर 7 ट्रिलियन डॉलर्स प्रिंट किए गए। एट दिस पॉइंट इन टाइम 7 ट्रिलियन डॉलर्स वर प्रिंटेड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स, जस्ट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। मतलब एक तरह से आप ये समझो, डोंट यू थिंक इट इज अब्यूजिंग देयर पावर ऑफ बीइंग अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी? अब ये सिचुएशन के साथ क्या हुआ, ऑन टॉप ऑफ इट 2022 के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर हैपेंड। रशिया यूक्रेन वॉर जैसे ही हुआ, रशिया का $300 बिलियन प्लस उनके यूएस के अंदर उनके एसेट्स पड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया, एकदम से एसेट्स को कर दिया फ्रीज। इन्होंने बोला कि अब अगर आप यूक्रेन को अक्वायर करने की कोशिश करोगे तो हम आपके फाइनेंसिंग जो है, आपकी जो फंडिंग है, आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, हम उसी को ही फ्रीज कर देंगे। उसी को फ्रीज कर दिया तो आप फाइट नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा देर, बेसिकली द आइडिया वाज टू रिस्ट्रिक्ट देम। लेकिन वर्ल्ड टुक इट एज अ सिग्नल कि भाई ये तो कभी भी किसी के भी एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, और ये सिर्फ रशिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पैसा यूएसए के अंदर रखा हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। दिस इज समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग in the backdoors. Now because of this thing from 2022 onwards, सारे सेंट्रल बैंक्स जो थे ना वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए। इन्होंने क्या किया, अब ना दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर एज अ रिजर्व। अगर मैं एक सेंट्रल बैंक हूं, मेरी एक बैलेंस शीट के ऊपर मेरे पास डॉलर रिजर्व तो है ही, क्योंकि मुझे ट्रेड करना है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, पहले जितने डॉलर्स रखते थे, ठीक है, उसके साथ अब जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को बाय करना स्टार्ट कर दिया। स्पेसिफिकली गोल्ड को बाय करना उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया। अब ना दिस इज अ बिग थ्रेट टू द होल यूएस फाइनेंशियल डोमिनेंस, क्योंकि अब आप एक बात समझो,
धीरे धीरे वो लोग चुपचाप चुपचाप बाय तो कर रहे थे, बट एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन स्टेल्थ विदाउट एनी फस. स्लोली दे वर एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, राइट. लेकिन लास्ट 1 ईयर के अंदर क्या हुआ? देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक राइज इन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस. अब ड्रामेटिक राइज अगर हो जाता है ना, इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स ने भी ना अपनी स्पीड और इंक्रीज कर दी. एंड अलोंग साइड जितनी भी ये ब्रिक्स कंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, और ब्रिक्स कंट्रीज जो है, इन्होंने क्या किया, आपस में बात करने लग गए कि यार हमें ना एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम लोग ना विदाउट डॉलर्स भी अगर हमें ट्रेड करना हो तो हम कर सके. और वी ऑल्सो नोन इट एज डी डॉलराइजेशन. लेकिन हुआ क्या ना, लास्ट 1 ईयर के अंदर इतना ट्रिमेंडस राइज हो गया. अब यूएसए की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हालत बहुत खराब है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर इसको कंटिन्यू करवा दिया तो I will lose my status as a global reserve currency, because we are slowly moving towards, from a dollar backed system, we are moving towards a metal based economy, and I'll come to that. What is the purpose behind it? अब देखो सिंपल सी बात है, 2022 के बाद जैसे ही रशिया की जो वॉर स्टार्ट हुई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए. सैंक्शंस लगाने की वजह से उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑयल, जैसे इंडिया के अंदर भी ऑयल उन्होंने रुपये के अंदर सेल करना स्टार्ट कर दिया, या फिर दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद सर्टेन कमोडिटीज. डोंट यू थिंक दे स्टार्टेड विद बार्टर? बेसिकली दे बाईपास्ड द डॉलर्स. सो गाइस, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि चाइना ने क्या बोला, चाइना सेज कि यार देखो, आपको युआन एज अ करेंसी में ट्रस्ट नहीं आ रहा कि हम डॉलर से युआन पे कैसे शिफ्ट करें, युआन पे मत शिफ्ट करो, हम एक काम करते हैं, मेटल बेस्ड इकोनॉमी पे आ जाते हैं. मतलब कि मेटल जो होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि करेंसी की क्या वैल्यू रहेगी. क्यों? क्योंकि मेटल सबको चाहिए, एंड मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इन अनलिमिटेड अमाउंट पर से. क्योंकि हुआ क्या ना, डॉलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वाई पीपल शंड अवे डॉलर्स, और रादर द सेंट्रल बैंक्स आर कॉशियस कि उन्हें डॉलर को नहीं यूज करना. यार ये जितना मर्जी प्रिंट कर देते हैं जब इनका मन करता है, राइट. एंड द वर्ल्ड कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड यूएसए के पास सिर्फ फाइनेंशियल माइट नहीं है, मिलिट्री माइट भी है. सो इट इज नॉट लाइक कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल माइट पे चलते हैं. दे हैव वेज ऑफ सप्रेसिंग देयर ओपोनेंट्स ऑल्सो. लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना, चाइना जो है ना, वो क्या बोल रहा है कि यार अब आप क्या करो, लेट्स मूव टुवर्ड्स मेटल बेस्ड इकोनॉमी. और मेटल बेस्ड इकोनॉमी में उसके जाने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि चाइना मेटल्स को कंट्रोल कर रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड के. इफ यू टॉक अबाउट गोल्ड, इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, इफ यू टॉक अबाउट रेयर अर्थ मेटल्स, राइट, ये सारे के सारे मेटल्स की ना जो रिफाइनिंग है, देखो एक चीज समझो, जितनी भी कमोडिटीज हैं अब वो कहीं ना कहीं से माइन होती हैं. अब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, राइट. तो चाइना ने बोला यार मैं मानता हूं कि मेरे पास ना माइंस नहीं है, वो वर्ल्ड ओवर के अंदर हर कंट्री के अंदर स्प्रेड आउट है. लेकिन व्हाट आई कैन डू इज आई हैव क्रिएटेड, बेसिकली चाइना ने क्या किया, दे हैव क्रिएटेड द बिगेस्ट रिफाइनिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड. मतलब पूरी रिफाइनिंग की कैपेसिटी, ये वही वाली बात हो गई कि ओर जो होती है ना, जैसे कॉपर की ओर हो गई, आयरन की ओर हो गई, या फिर गोल्ड हो गया, ठीक है. अब ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, यूजेबल फॉर्म में नहीं होता, इसको निकाला, उसको रिफाइन करने का पूरा जो प्रोसेस है, उसके पीछे की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी कौन कर रहा है, चाइना. वो कंट्रोल कर रहा है पूरे वर्ल्ड का चाइना. मतलब ये समझ लो 50 to 70% ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी, मतलब चाहे गोल्ड की बात करो, सिल्वर की बात करो, मतलब 50 to 70% ऑफ द वर्ल्ड्स कैपेसिटी सिर्फ चाइना ही रिफाइन करता है. चाइना के बिना इतना जो गोल्ड और सिल्वर है ये प्रोसेस ही नहीं होगा, तो वर्ल्ड उसको यूज कैसे करेगा. एंड इवन कॉपर का भी 50% प्लस रिफाइनिंग हैपेंस ओनली इन चाइना, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेयर अर्थ मेटल्स की 90% रिफाइनिंग हैपेंस इन चाइना. रेयर अर्थ मेटल्स वो है जो 1% ऑफ द ओवरऑल मेटल्स, मतलब दे आर वेरी वेरी रेयर, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ. दे फाइंड एक्सट्रीम यूजेज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, in radars, in missiles, in jet streams, and in wind energy, everywhere. आप समझो ना, ईवी का पूरा आज के डेट में आने वाले टाइम में ईवी इज गोइंग टू बी द फोकस. इट कैन नॉट वर्क विदाउट रेयर अर्थ मेटल्स. और रेयर अर्थ मेटल्स वर्ल्ड के कौन कंट्रोल कर रहा है, चाइना. तो चाइना बोल रहा है यार ठीक है, युआन पे मत आओ, मेटल पे आ जाओ, वो भी मेरे कंट्रोल में है, उसके बिना वर्ल्ड चल ही नहीं सकता. Are you getting my point? And when it comes to copper, as I've just said, I've already made a video on copper as well, right? उसके अंदर I have explained कि आने वाले टाइम पर कॉपर की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है. It is so damn important that it is considered as red gold now,
राइट क्योंकि आज कॉपर वायरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर डिफेंस सिस्टम चाहिए। आप बोलते हो ना ड्रोन्स है, अब ड्रोन्स के अंदर क्या एआई नहीं है? और एआई के अंदर इतनी कॉपर वायरिंग की रिक्वायरमेंट है, कॉपर ही नहीं होगा तो हर कंट्री अपने आप को एआई में इंप्रूव कैसे करेगी? डिजिटल इकोनॉमी, हाउ दे विल गो थ्रू वर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी? और कॉपर है किसके पास? और चाइना वन फाइन डे अगर एकदम बोल दे कि यार मैं कॉपर बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस, बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, आई एम रिस्ट्रिक्टिंग कॉपर माइंस और कैपेसिटी ऑफ कॉपर, और मैं ये देखूंगा कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन रेयर अर्थ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हुआ क्या था 2023, 24, 25 के अंदर चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। एक्चुअली ना चाइना जो है ना वो सारे स्ट्रैटेजीज यूएस से कॉपी करता है, ठीक है, यूएस से कॉपी करता है। यूएसए ने 2020 से 2022 के बीच में एक्चुअली क्या किया था, क्योंकि चाइना जो था ना वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा था इन द लेट 2010s। तो इन्होंने क्या किया था, उसके लिए ना सेमीकंडक्टर की चिप्स चाहिए होती थी, राइट, और वो यूएसए के पास थी, जो बेसिकली ताइवान से मैन्युफैक्चर होती हैं वो सारी। एंड दैट इज वाई अगर आप सुनते भी होगे ना कि चाइना वांट्स टू टेक ताइवान, उसका रीजन यही है कि वो जो चिप्स हैं, बेसिकली आप कोई चाहे लैपटॉप यूज करो, चाहे आप फोन यूज करो, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करो, उसके अंदर सिलिकॉन चिप्स लगी हुई हैं और बहुत एडवांस चिप्स होती हैं। अब वो एडवांस चिप्स जो है ना वो सारी की सारी यूएस की टेक्नोलॉजी है। तो यूएस ने ना इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि यार अगर मान लो कि आप फॉर एग्जांपल आई एम द सप्लायर ऑफ चिप्स, ठीक है, टू सम अदर कंट्रीज, तो मैं जिसको भी सप्लाई कर रहा हूं मैं उससे ये पूछूंगा पहले कि यार आप एक बात बताओ, आप ये जो चिप्स मुझसे ले रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू यूज इट फॉर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बाइंग दिस चिप? क्या आप आगे जाके इसको उनकी नेशनल डिफेंस सिस्टम्स के अंदर तो किसी को आगे तो सेल नहीं कर दोगे? और अगर आपने सेल कर दिया तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द चिप्स। चाइना ने रेयर अर्थ के साथ यही किया। चाइना ने भी बोला कि यार हम लोग क्या करेंगे, ओपनली नहीं बोलेंगे कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे सीधे रिस्ट्रिक्शन कंपनी लेवल पे लगा देंगे एंड विल पीनलाइज देम। अगर उन्होंने किसी ऐसे बंदे को अगर वो रेयर अर्थ मेटल दे दिया जो डिफेंस के अंदर अपनी कंट्री के डिफेंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, हम उनको रेयर अर्थ देंगे ही नहीं। तो वो रेयर अर्थ तो रोकना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखते हो ना इंडिया के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देखो हुआ क्या ना, अभी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं चाइना से उनको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिल पा रहे, ठीक है, प्रोडक्ट ही नहीं मिल पा रहे क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं, सारी इंडस्ट्री रुकी हुई है एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो यू शुड अंडरस्टैंड के पीछे की सॉफ्ट पावर क्या चल रही है। अब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड के चाइना वांट्स द मेटल बेस्ड सिस्टम टू कम अप, यूएस डजंट वांट इट क्योंकि उसकी फाइनेंशियल डोमिनेंस चली जाएगी। और हो क्या रहा है कि वर्ल्ड जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर व्हाट यूएस इज मोस्ट अफ्रेड ऑफ, देखो एक तो ये है कि यूएसए की बोरिंग कॉस्ट डेफिनेटली 80 बेसिस पॉइंट से कम होती है, लेकिन यूएसए को भी इस बात से ज्यादा डर पता है किस बात का है? हर कंट्री ने अपने रिजर्व्स रखे हुए हैं, डॉलर रिजर्व्स, एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। चाइना के पास $3.5 ट्रिलियन के अराउंड डॉलर रिजर्व्स हैं, इंडिया के पास अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स के हैं, जापान के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। हर कंट्री के पास थोड़े थोड़े अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द ट्रेड उनके पास उतने डॉलर्स एज अ रिजर्व पड़े हुए हैं। अब आप ये समझ लो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सेंट्रल बैंक्स, सिर्फ सेंट्रल बैंक्स अगर 10% डॉलर रिजर्व्स को सेल कर दे, ध्यान सुनना, अगर वो अपने 10%, सिर्फ 10% डॉलर रिजर्व्स को सेल करके अगर गोल्ड और सिल्वर बाय कर ले, सिर्फ गोल्ड बाय कर ले, तो यूएसए की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 150 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? 1.5% से उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और 1.5% ऑफ $36 ट्रिलियन। आप समझो ना, इस समय उनका डेट कितना है? डेट उनका $36 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर 1.5% उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करेंगे, दिस इज मोर देन $500 बिलियन ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर वो सिर्फ 10% मूव करते हैं तो आप ये समझ लो द स्टेक्स। कैन यू अंडरस्टैंड द स्टेक्स नाउ? द स्टेक्स आर सो हाई कि यार मेरा ईयरली $500 बिलियन मेरे को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरा 1 ट्रिलियन से ऊपर का डेट 1 ट्रिलियन से ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ईयर ऑन ईयर, 500 बिलियन और हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 10% मूवमेंट से। कैन आई अफोर्ड दिस थिंग? आई कैन नॉट।
यूएस कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, दे विल डू वट एवर इट टेक्स। तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि यूएसए की डेस्परेशन कितनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टू गेट दिस थिंग डन। अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार अगर ये जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं इसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स ने अपने प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है, ठीक है, अपने गोल्ड बाइंग को और स्पीड अप कर दिया और डॉलर रिजर्व हटाने लग गए तो दिक्कत आ जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। इन्होंने क्या किया 27 दिसंबर को इन्होंने क्या किया, इनका जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके अंदर ना सिल्वर के ट्रेड्स के ऊपर ना मार्जिन इंक्रीज कर दिए। मतलब मार्जिन देखो होता क्या है ना, एज सिंपल एज दैट, डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर दो तरह के प्लेयर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं और नॉन स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर वो जो सिर्फ प्राइस राइज और प्राइस फॉल से प्रॉफिट करना चाहते हैं, एंड देयर आर अदर पीपल जो कि अपने दे आर हेजर्स, वो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। उन्होंने बोला यार हेजर्स तो चलो ठीक है, वो दे आर वर्किंग फॉर देयर वर्क, बट जो स्पेकुलेटर्स है ना दे आर टेकिंग द सिल्वर प्राइसेस टू अनसस्टेनेबल लेवल्स। उन्होंने क्या किया, अब हमें ना बिकॉज अब इनका एक ना बिल्कुल ना एक इनकी रिटोरिक है बेसिकली, वो ये बोलते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मार्केट वोलेटिलिटी we are increasing the margins and so that the speculators can go out of the market because इसकी वजह से prices are going to unsustainable levels which is against the market interest। ये इन्होंने बोलकर इन्होंने क्या कर दिया, पहले $22,000, ध्यान सुनना, $22,000 पर कॉन्ट्रैक्ट पहले चार्ज होता था, ठीक है। इन्होंने पहले 27 दिसंबर को इन्होंने पहले $22,000 को $25,000 किया, जिसकी वजह से $84 से $73 पे गिर गया। आप समझो सिल्वर, मतलब 10 to 15% का डाउनफॉल आ गया इन अ सिंगल डे विच इज मैसिव। फिर 31 दिसंबर को अगेन दे इंक्रीज द मार्जिन्स। अब उन्होंने क्या किया, मार्जिन्स इंक्रीज करे टू अब उन्होंने बोला कि स्पेकुलेटर होगा तो $35,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो नॉन स्पेकुलेटर होगा तो 32,000 तक चलेगा। फिर भी आप ऑन एन एवरेज आप समझो तो 35 से 45% तक के मार्जिन इन्होंने इंक्रीज कर दिए। इससे क्या होगा, जब मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे इसका मतलब मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द मनी इज लिमिटेड, जब मनी लिमिटेड होगा तो डिमांड कम आएगी, जब डिमांड कम आएगी तो प्राइजेस गिर जाएंगे, डोंट यू थिंक? तो प्राइजेस गिर जाएंगे, इसकी वजह से इन्होंने प्राइजेस को रिड्यूस करवा दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यूएसए हैज डन दिस थिंग। USA has done this thing twice before as well। सबसे पहले हुआ था 1980s के अंदर, ठीक है, बिल्कुल 1980 पे ही हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना, विद इन अ ईयर सिल्वर के प्राइजेस $6 से अराउंड $48 तक चले गए थे। आप समझ रहे हो, $6 से $48 तक चले गए थे, ह्यूज, मतलब मार्केट पीक आ गया था, इस पॉइंट इस लेवल पर जा चुके थे। अब वही वाली बात हो गई, 1980s के अंदर भी डर तो यूएसए को तब भी वही था कि भैया अगर ये प्रेशियस मेटल्स इतने बढ़ जाएंगे तो लोग धीरे धीरे डॉलर से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो पीछे हट गए तो मेरी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, विच आई डोंट वांट। उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी सेम मेथड्स लेकर आए थे। सबसे पहले ना उस टाइम पे जो वहां उनके जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन थे उनका नाम था पॉल वॉकर। सबसे पहला उन्होंने मार्जिन बढ़ाए, जो उन्होंने सी एवरीथिंग इज पैटर्न बेस्ड, समझ रहे हो, उन्होंने उस सबसे पहले मार्जिन बढ़ा दिए। दूसरा, उन्होंने बैंक्स को क्लियरली बोल दिया कि जो बंदा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए आपसे पैसा लेने आ रहा है एंड दे आर पुटिंग दैट मनी इनटू द कमोडिटी मार्केट्स, उनको आप लोन्स नहीं दोगे, फाइनेंसेस नहीं दोगे। तो उन्होंने क्या किया, ही कर्व्ड द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट एंड स्लोली इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स जो प्राइजेस जो थे वो वापस गिरते गिरते वापस $6-7 पे आ गए। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? मैसिव फॉल, मतलब दे ऑर्केस्ट्रेटेड कि भैया कुछ भी करके ना प्रेशियस मेटल कभी भी अपनी उस वैल्यू को ना अचीव करें, क्योंकि अगर प्रेशियस मेटल्स उस रेट पर बढ़ते रहे तो पीपल विल लूज फेथ इन द यूएस डॉलर्स एंड दे विल गेट बैक टू प्रेशियस मेटल्स एंड दे डिडंट वांट दैट। सिमिलर थिंग हैपेंड इन 2011 ऑल्सो। 2011 के अंदर भी क्या हुआ था, अगेन सिल्वर जो था ना अपनी 1980 में जो उसका वैल्यू हो गई थी, बिल्कुल हाई लेवल पे जा चुका था ना, वो वापस आने में उसको वहां से 30 इयर्स लग गए। इट टुक 30 इयर्स जस्ट टू गेट बैक टू द सेम लेवल। वो $45-46 पर आउंस के रेट पर वापस जब सिल्वर आ गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दे केम अप विद सिमिलर स्ट्रैटेजीज, और उन्होंने फिर से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाकर, पहले इन्होंने क्या किया, $45 पर के अराउंड था, उसको रिड्यूस करवा के पहले 33 तक लेकर आए,
फिर $26 पर आ गया एंड ऑन विद इन 3-4 ईयर्स $12 पे वापस आ गया सिल्वर का प्राइस। कहने का मतलब क्या कि यूएसए का जो ये मेथड है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है टू गेट द प्राइजेस ऑफ प्रेशियस मेटल्स सप्रेस्ड, जिससे कि डॉलर की डोमिनेंस बनी रहे। बट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, थिंग्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट नाउ, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डॉलर को कोई चैलेंज करने वाली चीज नहीं थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना इज चैलेंजिंग डॉलर्स एंड मेटल्स हैव अगेन गॉटन इनटू प्रोमिनेंस। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कॉपर या सिल्वर, सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूज आ चुके हैं, कॉपर के मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, देयर आर लॉट ऑफ यूजेस। एंड प्लस एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, उस टाइम पे यूएसए बहुत स्ट्रांग था। फिर भी देखो आज भी ऐसा नहीं बोल रहा कि यूएसए आज स्ट्रांग नहीं है, मिलिटरली डेफिनेटली यूएसए स्ट्रांग, लेकिन आज यार $36 ट्रिलियन का डेट है। इतना डेट आ चुका है मेरे ऊपर कि यार अब अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े भी बढ़ गए तो मैं मैनेज कैसे करूंगा? द इंटरेस्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी ह्यूज। उस टाइम पे इतना लोन नहीं था तो दे वर स्टिल एबल टू मैनेज, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दे आर इन अ एक्सट्रीमली प्रिकेरियस सिचुएशन। अच्छा एक चीज तो चलो ये हो गई। द फनी थिंग इज कि बिकॉज ऑफ दीज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर्स मार्केट के अंदर तो सिल्वर के प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन फिजिकल मार्केट्स के अंदर सिल्वर इज सो हार्ड टू कम बाय एंड पीपल आर पेइंग प्रीमियम्स कि भैया मुझे सिल्वर लाकर दे दो, सिल्वर रिक्वायर्ड है। क्योंकि सिल्वर है किसके पास? चाइना के पास है। चाइना सिल्वर देगा नहीं, वर्ल्ड का सारा काम रुक जाएगा। तो जो कंपनीज हैं उनको जो इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए सिल्वर चाहिए, दे आर गोइंग नट्स। वो कह रहे हैं कुछ भी करके भाई मेरे को सिल्वर ला कर दो, मैं प्रीमियम पे करने को तैयार हूं फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो फ्यूचर्स प्राइस का रीजन क्या था? इट यूज्ड टू हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी, लेकिन प्राइस डिस्कवरी तो हो नहीं पा रही। प्राइस डिस्कवरी के अंदर प्राइसेस गिर रहे हैं, यहां पर प्राइसेस गिर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर, और उधर प्राइसेस बहुत प्रीमियम पे जा रहे हैं। देयर इज नो कनेक्ट राइट नाउ। और ये भी समझो, इन्होंने जैसे मार्जिन बढ़ाए, चाइना ने पता है क्या बोला? आई एम रिस्ट्रिक्टिंग सिल्वर एक्सपोर्ट्स। प्राइस गिराओ तुम एक तरफ से, यू आर रिड्यूसिंग द प्राइसेस, दूसरे वो सिल्वर एक्सपोर्ट ही रोक देगा, तो वेयर विल द प्राइसेस गो? तो बेसिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, बट बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, what is making them come with such kind of news, or what are the kind of strategic maneuvers they are going for, and what is the reason behind it? If you don't even understand that thing, आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि उनके real intentions क्या है किसी भी चीज को करने के, and where is the pressure point, where is the choke point, and if you don't understand that, then you are just throwing a dart in the dark, don't you think? And that is what most of the people are doing. Most of the people don't understand what is really happening. So this is the titanic tussle that is happening between the United States and China, and now you have gotten the basics behind it. अब आप कोई भी न्यूज़ उनकी ट्रैक करोगे ना तो आपको समझ आएगा what is really happening and where we can go from here on.